हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन नाइक एंड पूमा। पहले प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर दूं कि कुछ लोग इसको नाइक बोलते हैं, कुछ लोग नाइकी बोलते हैं, तो मैं आज इसको नाइकी की तरह ट्रीट करूंगा। ओके, लेट्स बिगिन। तो अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करें तो जो नाइकी का पहला नेम था वो था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से फेमस हुआ। फाउंड हुई थी 1964 में। किसने फाउंड की थी? बिल बावरमैन और फिलिप नाइट ने। ये सिंगल ओन कंपनी नहीं थी, इसके दो पार्टनर थे, उन्होंने ओन करी थी। द कंपनी बिगेन्स इट ट्राइब्यूटरी फॉर आउटस्टिक्स टाइगर शूज़। ये जो थी कंपनीज, ये प्राइमरी स्टेज से ही फोकस करती थी टाइगर शूज़ नाम से, जैसे कि रनिंग बेनिफिशियल शूज़ के ऊपर। दे रिब्रांडेड एज नाइकी। इसके बाद जब इन्होंने समझा कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो गए हैं तो एक ब्रांड बनाने के लिए एक अच्छा नेम चाहिए, इसलिए नाइकी नेम आया। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसके पीछे। अगर इसके थोड़े से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो ये अपने आप को मार्केट करते हैं एयर शूज़ के नाम से कि भाई तेज़ चलाएंगे हम, चाहे जैसे चलाएं। अब ना इसकी थोड़ी सी अर्लियर समझते हैं। तो जैसा कि समझा 1964 में ओरिजिन हुआ था। 1967 में इन्होंने अपना पहला टाइगर कॉर्ड्स नाम से, मतलब नेम ब्रांड से, अभी तक ये शूज़ बनाते थे लोकली और उसको प्रोड्यूस करते थे। 1967 में इन्होंने अपना पहला शूज़ ब्रांडेड नेम से, किसी पर्टिकुलर टैग से, जैसे आज के टाइम पे बात करें तो एयर जॉर्डन कैटेगरी है, ऐसे ही उस टाइम पे एक कैटेगरी थी जिसका नाम था टाइगर कॉर्ड्स। 1971 तक आते आते इन्होंने अपने स्टोर्स ओपन करना चालू कर दिया। फिर 1970s की थी ये। अब 1979 के साइड की इन्होंने एयर टेक्नोलॉजी स्टोर करना चालू कर दिया। एयर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये था कि इनको मार्केट करने में आसानी होने लगा, कि लोग इनके शूज़ इसलिए ख़रीदें क्योंकि वो तेज़ चलते हैं। 1970s और 80s की बात करें तो इन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ाई। अभी तक क्या था कि एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा जगह में बेचते थे, अब इन्होंने प्रोडक्ट लाइन भी बढ़ाई और एक्सपेंशन भी किया। 1980s और 90s का ही वही टाइम था, स्टार्टिंग 80s और लेट 90s से तक इन्होंने एक्सपेंशन पे काम किया। 1980 में नाइकी का पब्लिक आईपीओ जारी हुआ। 1984 में नाइकी साइंस माइकल जॉर्डन को साइन किया। माइकल जॉर्डन को जो जो जानता हो वो कमेंट करे और बताए माइकल जॉर्डन कौन है। इनके ऊपर सॉन्ग भी बन चुका है। 1988 की बात करें तो इन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग में एक गिमिकी खेला। गिमिकी ये खेला कि जस्ट डू इट टाइप के टैग, मतलब आदमी देख के पहनने बिल्कुल बाय कर लेगी, जस्ट डू इट, ज़्यादा सोचना नहीं है, इस टाइप का टैग इंट्रोड्यूस किया। फिर 1990s में वेरियस स्पोर्ट्स शूज़ निकाले, गोल्फ शूज़, सब कैटेगरी वाइज की, स्पोर्ट्स खेलने वालों के लिए ये शूज़, फुटबॉल वालों के लिए ये, और गोल्फ वालों के लिए ये। कैटेगरी क्रिएशन इसको कहते हैं, इन्होंने कैटेगरी क्रिएशन किया। 1996 आते आते नाइकी साइंस, 90s आते आते इन्होंने अपना नाइक टाउन स्टोर ओपन किया। कहाँ पे? पोर्टलैंड पे। ये पहला आउटलेट था जो इन्होंने ओपन किया। चेन इन्होंने चालू कर दी, लेकिन खुद का। अभी तक ये दूसरों की जगह पे मार्केट करते थे, अभी ये खुद की जगह पे। अब 2000s की अगर यहाँ पे बात करें कि 2000 आते आते नाइकी कहाँ पे स्टैंड पहुँचा। नाइकी ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करी। अभी अगर नाइकी की बात करें तो नाइकी ग्लोबल लीडर बन चुका है एस्थेटिक फुटवेयर में, अपीयरल में भी और इक्विपमेंट में भी। अभी हम लोग केवल शूज़ की बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए केवल शूज़ बात कर रहे हैं, नहीं तो नाइकी के अपीयरल भी आते हैं और उसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस के बारे में बात करेंगे। अब नाइकी कैसे इतना फेमस हुआ अर्ली स्टेजेस में, कि जूते तो सभी बेचते हैं, नाइकी कैसे फेमस हो गया? तो नाइकी ने एक इमोशनल कनेक्शन बनाया अपने एड्स के थ्रू, अपनी मार्केटिंग के थ्रू और अपने प्रोडक्ट के थ्रू। इनके तीनों ही उस समय पे बहुत ज़्यादा चले। द लिवरेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन्होंने की, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन अभी चालू किया है, स्पॉन्सरशिप बहुत पहले से कर रहे हैं। क्रिकेटर्स को लाना इन्हीं ने स्टार्ट किया था, पहले ही बताया है कि नहीं, पता नहीं। क्रिकेटर्स को लाना शूज़ में नाइकी ने चालू किया, फिर देख के इनके कंपटीटर्स पूमा वगैरह, अब तो स्केचर्स भी ला रहा है, सब ला रहे हैं धीरे धीरे। अगर किसी को भी डिटेल स्टडी वीडियो देखनी है स्केचर्स के कंपैरिजन पे, तो उसके लिए एक वीडियो पहले ही बन चुकी है, प्लीज़ जाके उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अब इसके एडवर्टाइजिंग मेथड की बात करें, बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके से इन्होंने खेला कि इमोशनल कनेक्शन, इन्होंने हमेशा इमोशनल कनेक्शन वाले ऐड, जैसे स्टोरी टेलिंग। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ एक क्लियर, तो इनका एक ऐड आता था जिसमें एक क्रिकेटर था जिसके जूते फट जाते थे खेलते खेलते, तो उसको के कोच ने रिकमेंड किया कि आप नाइकी के शूज़ पहनो, फिर उसने वो ख़रीद लिए, उसके बाद वो बड़ा क्रिकेटर बन गया। मतलब इमोशनल खेलते थे ये लोग, और इनकी टैगलाइन जस्ट डू इट, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं, सीधा खरीद लो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पार्टनरशिप पार्ट ऑफ बिज़नेस इन्होंने भी बहुत अच्छे संभाला, बिल्कुल गिरने नहीं दिया अपनी इस चीज़ को। डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रेजेंस आज भी देखें तो इनके बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर, अभी जैसा कि इंसिडेंट सबको पता ही होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम का ब्रांड एम्बेसडर एडिडास है इस टाइम पे, लेकिन शुभमन गिल ने गलती से नाइकी के ब्रांड एम्बेसडर हैं इसलिए वो नाइकी का पहन के चले गए, तो उसमें काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई।
तो इससे पता चलता है कि क्रिकेटर्स को लाते हैं मेन ब्रांड में, भले ही अभी आपको ना दिख रहा हो टी शर्ट में, लेकिन अभी भी 10% क्रिकेटर इन्हीं के पास हैं। इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंटिन्यूसली करते रहे, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, सस्टेनेबिलिटी हमेशा प्रोवाइड करी नाइकी ने, जैसा कि उन्होंने मार्केटिंग भी करी इसी यही बोल के। डाइवर्स टारगेट ऑडियंस, सेपरेट टारगेट ऑडियंस को टारगेट किया, केवल यूथ को नहीं किया। अब तो लेदर शूज़ में भी डील करने वाले हैं कुछ टाइम बाद। प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफ़ी अच्छा था शुरुआत से। इनका प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ पे अगर इनके थोड़े से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इनका रेवेन्यू $51.36 बिलियन का था। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इनके 79,400। और अगर आप लोग और डिटेल्ड वीडियो इनकी सेल्स या वगैरह, जो पूमा था उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझें तो एक जर्मन स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है। इसकी बहुत ही रिच हिस्ट्री, कोई ऐसा रोने धोने वाली कहानी नहीं है। इसको जब फाउंड किया गया तो वही पुराना रीज़न, इसका भी दूसरा नाम था, वैसा ही जर्मन बेस्ड नाम था, जो कि एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए नहीं काबिल था, इसलिए उन्होंने फ्यूचर में अपना वो किया। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी, पहले पूमा एक बहुत बड़ी कंपनी थी, फिर पूमा ही 2 ब्रदर्स की थी, वही आपस में डिवाइड हो गई। अब जब वो डिवाइड हुई तो उसका नाम भी चेंज हुआ, एडिडास एक ने बनाया और एक ने पूमा कंटिन्यू रखा। अभी इसको काफ़ी लोग बोलेंगे पूमा नहीं होता, प्यूमा होता है। तो भाई मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन अगर किसी को ख़राब लगे तो सॉरी, बाकी आगे डिस्कस करते हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। अगर इसकी टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो 1924 ही वो टाइम था जब ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई, दोनों ब्रदर्स ने मिलके इस्टेब्लिश करी। बर्लिन ओलंपिक्स 1936, जस्सी ओवन, जिसको याद हो कमेंट करके बताएं, वही वाला टाइम था जब इन्होंने खुद को मार्केट किया। बर्लिन ओलंपिक्स में खुद को दिखाया कि हम भी रनिंग शूज़ हैं, हम भी बनाते हैं, हम उनसे अच्छा करते हैं, इस तरीके से मार्केट किया और अपने कॉम्पिटिटर को हमेशा पीछे रखने की कोशिश की। 1948 ही वो टाइम था कि शायद अगर आज वो का टाइम ना आया होता तो ये दुनिया की सबसे बड़ी और इसके आसपास भी कोई कंपनी ना होती। 1948 ही वो टाइम है जब दोनों भाइयों के बीच में स्प्लिट हुआ और पूमा और एडिडास का जन्म हुआ। 1948 वही स्टेज आ गया कि पूमा ने तो अपना एक्सपेंशन चालू रखा, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स प्रॉफिट उसी में थे, तो उनको ज़्यादा एक्सपेंड करने में दिक्कत नहीं हुई। अब 1962 की बात करें तो सुपर आइटम फुटबॉल बूट्स नेमिंग, मतलब कैटेगरी क्रिएशन कर लिया, जैसा उन्होंने करना चालू किया था। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया 1958 कंपनी ग्रो करती गई, दोनों कंपनी ग्रो कर रही थी। अभी हम लोग पूमा की बात कर रहे हैं, इसलिए केवल पूमा को देखते हैं। 1960 पूमा सक्सेस कंटिन्यू रही, स्पोर्ट्समैन आते रहे, क्रिकेटर्स आते रहे, फुटबॉल पे मेजर फोकस किया। क्यों फोकस किया? क्योंकि जर्मन ओरिएंटेड कंपनी थी, तो उन्होंने अपने तरीके से मार्केटिंग करी कि हम ज़्यादातर एथलीट्स को लाएंगे, एथलीट्स काइंड ऑफ फुटबॉलर, इन सबको, क्रिकेटर्स को थोड़ा सा कम वो करेंगे। 2010 में पूमा एकर्स कोबरा गोल्फ, इन्होंने गोल्फ कंपनी को ही अपने साथ मर्ज कर लिया। और 2023 में अब इसको बने हुए 75, अभी तो 77 ईयर्स होने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पूमा प्रेफर करते हैं कि एडिडास। मैं अपना प्रेफरेंस बताऊं, पूमा की नाइकी, मैं अपना प्रेफरेंस बताऊं कि नाइकी प्रेफर करता हूं, क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा कैची और अट्रैक्टिव होते हैं। पूमा की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में फोकस करें, सोशल मीडिया इंगेजमेंट भाई नेक्स्ट लेवल इन्होंने करी थी एक टाइम पे। हर जगह पूमा के एड्स, पूमा के बैट इतने फेमस हुए। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन सारे ही करते हैं, इन्होंने भी उसी तरीके से कुछ, इसमें इतना खास नहीं था कि जिसमें मैं आप लोगों का टाइम लूँ। ई कॉमर्स और इनकी तो मोबाइल ऐप भी आती थी काफ़ी पहले सेपरेट। अभी अगर बात करें तो पूमा की स्टैंडिंग नाइकी से कम है। क्यों कम है उसको थोड़ा सा समझते हैं। पूमा ने क्या किया अपने बिज़नेस को, मतलब पूमा जब अपने प्राइम पे था तो उसने ख़रीदना चालू कर दिया चीज़ों को कि हम ये वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे। इस चक्कर में वो अपने मेजर बिज़नेस में नहीं फोकस कर पाया, और जब मेजर बिज़नेस में फोकस नहीं कर पाया तो वही हाल हुआ जो बायजूस का हुआ। सेम स्टोरी विद बायजूस। अगली वीडियो में सोच रहा हूँ बायजूस और आकाश के ऊपर या डाउनफॉल ऑफ बायजूस पे बताऊँ। आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता कि लाइक करो या शेयर करो, कमेंट करो। क्यों? कमेंट करने से मुझे आइडिया मिलेगा कि आप लोग क्या चाहते हो या किस टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो चाहते हो। 1000+ ब्रांड्स हैं केवल इंडिया ओरिएंटेड, और मल्टीनेशनल चलेगा तो और भी ज़्यादा। तो मुझे हेल्प होगी अगर आप लोग बताओगे कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।